चैनल पर। तो हमने जो है 6th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का, और उसमें हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमने देख ली थी, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने वो कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमने चारगाह फूल भी पढ़ लिया था, और इसके बाद में हमने डीएनए की कैसे पैकेजिंग होती है एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, वो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है आनुवंशिक पदार्थ की खोज। ठीक है, चलिए मैं पहले लिख लेती हूँ। आनुवंशिक पदार्थ की खोज, आनुवंशिक पदार्थ की खोज, ये टॉपिक हमारा रहेगा आज। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे जो लेट नाइट तक भी कॉल करते हैं किसी भी क्लास के लिए पूछने के लिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी हो कोचिंग से संबंधित या क्लासों से संबंधित कोई भी, ठीक है, तो आप सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन डालिए। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत बार मैं हर बार देखती हूँ, आपको लगता है कि मैं चैटिंग नहीं देखती हूँ, बट मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं मैम मैं आप तो कमेंट्स पढ़ते नहीं हो। कमेंट्स क्या पढ़ूँ मैं आपके, आप तो बातें करते रहते हो, वही क्या पढ़ो, तुम कहाँ से हो, तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ वो करो, इन कमेंट्स को मैं क्या पढ़ूँ, है ना। तो इससे अच्छा है कि मैं मेरी क्लास पे ध्यान दूँ और आप भी पढ़ने में ध्यान दीजिए, बातें मत कीजिए इन क्लासों के अंदर, क्योंकि दूसरे बच्चे अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो आपकी बातों के अंदर वो क्वेश्चन छूट जाता है फिर उनका, है ना, तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाते और फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कृपया करके जो ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बातें करने के लिए आते हैं वो अपनी बातें अपने पास रखें, बातें ना करें, दूसरे बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं इसके चक्कर में। ठीक है ना। तो और दूसरी बात है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और बाद में अगर इसमें आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, जो लाइव चैट चलती है उसमें आप कमेंट करने में आपको प्रॉब्लम है, उसमें करिए मत, एक काम कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे मानेंगे तो है नहीं, बातें करेंगे, उन बातों के चक्कर में वो जो क्वेश्चन होता है हर टाइम तो मैं मोबाइल अपने पास में नहीं रख सकती ना कि भाई कि मैं उसमें कमेंट देखती जाऊँ, वो तो नहीं कर सकती ना मैं। तो आप क्लास खत्म होने के बाद में जो कमेंट बॉक्स है नीचे उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, या फिर अगर मान लीजिए इनमें भी नहीं डाल सकते तो फिर आप जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम मैंने बता दिया है, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे, इसके बाद में कोई कॉल या मैसेज नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छी लग रही है क्लासेस तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि आपको पता चल जाए कि कब कौन सी क्लास आने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा आनुवंशिक पदार्थ की खोज। अब इसका क्या मतलब है भाई, हमें ये तो अब तो पता चल गया है कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा कोई भी चीज जिसकी वजह से जो लक्षण है वो माता पिता से बच्चों में यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, और वो जो चीज है हमारी वो है कौन, वो डीएनए। अब हमें पता है, लेकिन पहले तो ये बात पता नहीं थी ना, शुरुआत में इसकी भी कभी ना कभी खोज हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में सबसे पहले जब से दुनिया शुरू हुई उसी टाइम से हमें पता था कि डीएनए भी कोई चीज होती है, वो आनुवंशिक पदार्थ है, ऐसा तो नहीं है। लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके ऊपर, बहुत सारे प्रयोग किए हैं, तब जाके पता चला है कि डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो कब से ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, किस किसने किए एक्सपेरिमेंट किए, वो सफल रहे नहीं रहे, उसकी चर्चा हम आज क्लास में करेंगे। ठीक है, मेनली 3 एक्सपेरिमेंट हैं, वैसे तो और भी है बट अपने मेनली आज हम 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और उसमें हम जानेंगे कि कैसे डीएनए की खोज हुई, किन वैज्ञानिकों ने कौन सा प्रयोग किया है, और बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बातों में ध्यान रह जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आनुवंशिक पदार्थ की खोज की बात कर लेते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, ये अब पता चल चुका है, लेकिन पहले नहीं पता था। ठीक है, तो कुछ लोग मानते थे कि डीएनए है, कुछ लोग ये भी मानते थे कि आरएनए भी हो सकता है आनुवंशिक पदार्थ, कुछ लोगों का मानना था कि प्रोटीन हो सकता है आनुवंशिक पदार्थ। तो पता कैसे किया जाए, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका की नाम है ग्रिफिथ। क्या नाम है, ग्रिफिथ। ठीक है, पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग को नाम दिया था रूपांतरीय सिद्धांत। क्या नाम दिया था, रूपांतरीय सिद्धांत। ठीक है, ये रूपांतरीय सिद्धांत किया, इसके जो ये प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, फ्रेडरिक
फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। आगे बात समझ में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये प्रयोग किया था। अब ये प्रयोग किस पे किया था इन्होंने? तो इन्होंने लिया क्या था? इन्होंने दो चीजें ली थी। एक तो इन्होंने क्या किया, जो एक रोग होता है, अगर आप जानते हो, एक जीवाणु से एक रोग होने वाला एक रोग होता है जिसका कि नाम है निमोनिया। निमोनिया नामक एक रोग होता है ना, और ये जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है, और ये भी आपके जो आगे लेसन है एक जिसका कि नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव रोग और स्वास्थ्य, उसके अंदर भी ये सारे जीवाणु वगैरह और जो रोग हैं उनके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जो निमोनिया रोग है किसकी वजह से होता है? निमोनिया रोग जो है एक जीवाणु की वजह से होता है। उस जीवाणु का नाम है, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का जीवाणु जो है उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रयोग किया। अब हुआ क्या, इन्होंने किया क्या? देखो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है इसके दो प्रभेद मिलते हैं। दो प्रभेद कैसे? चलो मैं इसको, अच्छा एक बार आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट कि किसने दिया था और क्या है, क्योंकि ज्यादा नीचे जाऊंगी आएगा नहीं, है ना। रूपांतरित सिद्धांत हेडिंग वाली होगी अपने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये सिद्धांत दिया था, और इन्होंने निमोनिया को कोज करने वाला जो बैक्टीरिया है, निमोनिया जो रोग उत्पन्न करने वाला जो बैक्टीरिया है जिसका कि नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसके ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब इन्होंने किया क्या था वो देखो। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के इन्होंने दो प्रभेद लिए, दो स्ट्रेन लिए, दो प्रभेद लिए। ठीक है, एक लिया इन्होंने लिया एस प्रभेद, जिसको हम एस थर्ड प्रभेद भी कह सकते हैं। एक इन्होंने लिया आर प्रभेद, और आर सेकंड प्रभेद भी आप इसको बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? एस प्रभेद और आर प्रभेद का मतलब क्या है? देखो, एस प्रभेद, S4 होता है स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ये इसका चिकना प्रभेद है। और आर प्रभेद जो है, आर का मतलब होता है रफ, और रफ का मतलब होता है खुरदरा। ठीक है, खुरदरा इन्होंने प्रभेद लिया था। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, जो एस प्रभेद है, एस प्रभेद का मतलब चिकना, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जीवाणु है, जैसे कि मान लो ये जीवाणु, ये एक जीवाणु हो गया। ठीक है, मान लो जीवाणु है, या एक और मान लो ये कॉलोनी में रहते हैं ऐसे, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस का मतलब तो गोल, तो ये पहली चीज तो गोल आकार के होते हैं। ठीक है, और श्रृंखला के अंदर रहते हैं ये। तो मान लो कि ये जीवाणु है। ठीक है, इन जीवाणु के ऊपर क्या होती है, एक पॉलीसेकेराइड की परत होती है। ये तो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इन्होंने क्या लिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लिया, और उसका एस प्रभेद और आर प्रभेद दिया। और एस प्रभेद का मतलब हम कह रहे हैं चिकना है। तो चिकना क्यों है? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का आवरण होता है। एक पॉलीसेकेराइड का क्या होता है? आवरण होता है। तो ये पॉलीसेकेराइड का जो आवरण है, इस पॉलीसेकेराइड के आवरण की वजह से ये कैसा होता है? चिकना हो जाता है। आगे बात समझ में, इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का एक क्या लगा दिया? आवरण लगा दिया, जिसकी वजह से ये जीवाणु जो है ये कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। ठीक है, और कॉलोनी में तो रहते ही है, बट चिकने होते हैं ये। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो है ये उग्र होते हैं। उग्र का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिक होते हैं। ये रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि जो निमोनिया होता है, निमोनिया जो होता है, देखो निमोनिया किसकी वजह से हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उनमें से हमने दो टाइप के देखे, एक तो एस प्रभेद, एक आर प्रभेद। इनमें से जो रोग उत्पन्न करेगा, यानी कि निमोनिया जो रोग उत्पन्न करने वाला जो है वो कौन है? एस प्रभेद। ठीक है, एस प्रभेद। तो ये उग्र होता है और ये क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, इधर आ जाओ आर प्रभेद में। आर प्रभेद क्या होते हैं? आर प्रभेद में भी जीवाणु है, ये बैक्टीरिया है, इसमें ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये कैसे होते हैं? इनके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड की परत नहीं होती है। इन पे कोई पॉलीसेकेराइड की परत नहीं होती है। तो
पॉलीसेकेराइड की परत नहीं है तो इनको देखो ये जितने ये कैसे हो जाएंगे, खुरदरे हो जाएंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड के ऊपर कोई परत नहीं है, बस ऐसे ऐसे बैक्टीरिया लगे हुए हैं, बैक्टीरिया है अगर मान लो, तो ये कैसे हो जाएंगे, खुरदरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, अनुग्रह होते हैं। अनुग्रह का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या है ना कि बुक के अंदर छोटे छोटे सी शब्द लिखे हुए हैं, फिर अगर इन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो शब्दों का मतलब समझो। अनुग्रह होते हैं मतलब कि ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ये रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। मतलब क्या है, रोग उत्पन्न नहीं करते हैं मतलब क्या है कि अगर मान लो कि एस प्रभेद किसी में प्रवेश कर जाए, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है ना, ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के दोनों प्रभेद में से अगर मान लो एस प्रभेद किसी जीव में प्रवेश कर रहा है, किसी जीव के अंदर ये एंटर हो गया, तो उसको न्यूमोनिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उग्र होते हैं तो इनकी वजह से न्यूमोनिया रोग होगा। लेकिन आर प्रभेद का, अगर आर प्रभेद कोई प्रवेश कर रहा है उसके अंदर, किसी भी जीव के अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से इसके जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब न्यूमोनिया रोग नहीं होगा। आगे पास में एस प्रभेद और आर प्रभेद आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हो गया, चलो मिटा दो। अब आपको एस प्रभेद और आर प्रभेद समझ में आ गया। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों को लिया और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, चूहे के ऊपर। क्या किया, चूहे के ऊपर। अब देखना हुआ क्या, सबसे पहले इन्होंने एस प्रभेद लिया। क्या लिया, एस प्रभेद। अब आप जानते हो कि एस प्रभेद जो होता है वो कैसा होता है, उग्र होता है। उग्र का मतलब ये रोग उत्पन्न करता है। तो इन्होंने एस प्रभेद को लिया और इन्होंने उसको डाल दिया किसमें, चूहे में। किसमें, चूहे में। चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिंदा चूहा लिया था इन्होंने, जिंदा। ठीक है, इन्होंने चूहा पकड़ा, चूहे को पकड़ के फिर इसमें क्या डाल दिया, एस प्रभेद को डाल दिया। अब मुझे बताओ, अगर एस प्रभेद उसमें जा रहा है तो न्यूमोनिया होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो चूहे के अंदर जब उसने प्रवेश करवाया तो चूहे को क्या हो गया, न्यूमोनिया हो गया, बीमार हो गया बेचारा। अगर बीमार हो गया तो फिर इसका इलाज नहीं किया, वो बेचारा मर गया। तो चूहा क्या हो गया, मर गया, चूहा मर गया। इन्होंने क्या किया, एस प्रभेद को लिया, एस प्रभेद को लेके चूहे के अंदर डाल दिया। अब चूहा क्या हो गया, मर गया, क्योंकि चूहा बीमार हो गया था, उसको निमोनिया हो गया था और वो मर गया था। तो चूहा क्या हो गया, मर गया। पहला एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने यहाँ पर ये किया, ठीक है, चूहे को मार डाला इन्होंने। ठीक है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, दूसरी बात इन्होंने क्या किया, आर प्रभेद लिया। अब आर प्रभेद को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, आर प्रभेद बेचारा भला भला है, कैसा है, अनुग्र है। अनुग्र का मतलब क्या होता है, ये रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो अगर ये रोग उत्पन्न नहीं करता है तो आप इसको चूहे में डालो, क्या फर्क पड़ेगा, क्या चूहे में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो चूहा क्या होगा, नहीं मरेगा, चूहा नहीं मरेगा। और चूहा कैसा रहेगा, जीवित रहेगा। चूहा कैसे रहेगा, जीवित रहेगा। चूहे के अंदर आर प्रभेद को डाला, आर प्रभेद को डाला तो क्या होगा, आर प्रभेद से तो कुछ होता ही नहीं है ना, ये तो बीमार पैदा करता ही नहीं है, निमोनिया पैदा करता ही नहीं है। तो चूहे में कोई फर्क नहीं पड़ा, चूहा जीवित रहा। अब इन्होंने क्या किया, तीसरी बार इन्होंने क्या किया, इस एस प्रभेद को लिया, बैक्टीरिया लिया एस प्रभेद वाला, और उसको तापमान से मृत कर दिया, मतलब उसको ताप हीट किया, उसको गर्म किया उसको। अब अगर उसको गर्म करेंगे तो बेचारा एस प्रभेद खुद ही मर जाएगा, है ना। अरे भाई, जीवाणु को लिया इन्होंने, एस प्रभेद वाले जीवाणु को लिया और उसको गर्म किया, तो गर्म किया तो वो खुद जीवाणु खुद ही मर गया। अब अगर मान लो कि उस मरे हुए जीवाणु को, जो कि खुद रोग उत्पन्न करता है, हालांकि अगर उस मरे हुए जीवाणु को अगर आप चूहे में प्रवेश करवा रहे हो तो क्या चूहा मरेगा, क्या वो खुद ही मरा हुआ है, वो क्या उत्पन्न करेगा, वो कर सकता है क्या, नहीं करेगा। तो अब देखो, एस प्रभेद था लेकिन वो कैसा था, ताप से मृत था, मरा हुआ था, ताप से ग्रसित था या ताप से मृत था। अब अगर इसको आप चूहे में प्रवेश करवा रहे हो, चूहे में प्रवेश करवा रहे हो, तो क्या चूहा मरेगा, क्या नहीं मरेगा। क्यों मरेगा, क्योंकि वो तो खुद ही मरा हुआ है, ये मरा हुआ है, इसको क्या मरेगा, नहीं मार सकता ना। तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर चूहा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। चूहा क्या होगा, जीवित रहेगा, चूहा जीवित रहेगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले एस प्रभेद को डाला चूहे में, चूहा मर गया क्योंकि वो रोग उत्पन्न करता है। आर प्रभेद को
चूहा जीवित रहा क्योंकि वो रोग उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रभेद को ताप से मृत करके, ताप से मार डाला खुद को इस प्रभेद को, फिर उसको चूहे में डाला तो चूहा तो जीवित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये खुद ही मरा हुआ है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, चौथी बार एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और चौथी बार भी इन्होंने क्या किया, अच्छा आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? एक मिनट मुझे चेक कर लेना। दिख रहा है। चौथी बार इन्होंने क्या किया, एस प्रभेद लिया, लेकिन वो कैसा था? ताप से मृत था, मर गया ताप से मृत, मरे हुए एस प्रभेद को लिया, है ना? ताप से उपचारित था या ताप से मृत था, जो भी आप लिख सकते हो, मेरा तो समझाने का तरीका है। ठीक है भाई। और इन्होंने जीवित आर प्रभेद लिया, देखो मरा हुआ तो एस प्रभेद लिया, ताप से मृत कर दिया उसको, और जीवित आर प्रभेद लिया। अब इसको किसमें करवाया? चूहे में प्रवेश करवाया, चूहे में स्थानांतरित करवाया। इसको चूहे में स्थानांतरित करवाया, दोनों को, ठीक है, दोनों को लिया। एस प्रभेद जो कि मरा हुआ था और जीवित आर प्रभेद, दोनों को लिया, दोनों को ही चूहे में प्रवेश करवाया। चूहे में जब इन्होंने इसको प्रवेश करवाया तो आपको क्या लगता है? भाई ये होना चाहिए कि ये तो मरा हुआ है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता जिंदा होते हुए भी, क्योंकि ये तो रोग उत्पन्न करता ही नहीं, ये तो अनुग्र है बेचारा भोला भाला, ये तो अनुग्र है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है। पर ये कुछ ही नहीं कर सकता, ये मरा हुआ है, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? चूहा जीवित होना चाहिए ना, होना चाहिए भाई, ये दोनों ही कुछ नहीं कर सकते ना ऐसे में। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि चूहा जो था वो मर गया, अजब, थोड़ी अलग टाइप का नहीं हो गया? कुछ अजीब बात नहीं होगी? ऐसा कैसे हो गया भाई? जब ये खुद मरा हुआ है, ये जीवित होते हुए भी ये किसी काम का है नहीं, ये रोग उत्पन्न कर नहीं सकता, दोनों को मिलाया, चूहे में डाला, चूहा फिर भी मर गया, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही गजब बात होगी। ऐसा क्यों हुआ? वो देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रफ करके बताती हूँ। चलो हो गया? चलो मिटा दो। इन्होंने क्या लिया था, यहां पर ले रही हूं, इन्होंने क्या किया था, एक को लिया था एस प्रभेद, लिया, प्लस इन्होंने लिया क्या, आर प्रभेद, जीवित आर प्रभेद, ठीक है, जीवित आर प्रभेद लिया, दोनों को मिक्स किया, दोनों को किस में डाल दिया, चूहे में डाल दिया। इन्होंने दोनों को लिया और चूहे के अंदर प्रवेश करवाया या चूहे में स्थानांतरित करवाया, जो भी आपको लिखना है लिख लो। लेकिन चूहा जो है वो जीवित रहा, चूहा जो है वो मर गया, चूहा मर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, चूहा मर तो गया, मर गया, लेकिन एक चीज और उन्होंने देखी, इन्होंने जब चूहे को देखा पता नहीं मैं क्या बना रही, जब इन्होंने इस चूहे को देखा तो इन्होंने देखा कि इस चूहे के ब्लड के अंदर, देखो ये चूहा है, मानने में क्या चाह रहा है, पता नहीं अजीब लग रहा है, मानने में क्या, इस चूहे के अंदर जब इन्होंने देखा तो इसके ब्लड के अंदर, ये ब्लड है इसका, मान लो, ठीक है, ये ब्लड, इस चूहे के ब्लड में, ठीक है, मर गया तो मर गया, लेकिन इस चूहे के ब्लड में इन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी,
इन्होंने इसके अंदर जीवित एस प्रभेद को देखा। क्या देखा? जीवित एस प्रभेद को देखा। आपने तो यहाँ पर एस प्रभेद मरा हुआ लिया था, आपने ग्रिफिथ ने लिया था। एस प्रभेद कैसे लिया था? मरा हुआ लिया था। आर प्रभेद जीवित लिया था, ठीक है, आर प्रभेद जीवित लिया, लेकिन ये तो अनुग्रह है ना, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो मरा, मतलब कोई काम भी नहीं है, ये तो बीमारी पैदा कर ही नहीं सकता है। और ये जो है ये खुद मरा हुआ है। अब जब मरा हुआ है तो ये जो चूहे को कैसे मार सकता है? तो आप इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को मिश्रित किया और उन्होंने डाल दिया चूहे के अंदर। अब चूहा मर तो गया, जो ठीक है भाई, मर गया होगा, मर कैसे भी करके, लेकिन मरने के बाद में जब इस चूहे को देखा तो इस चूहे के अंदर जीवित एस प्रभेद मिला। जीवित एस प्रभेद कैसे हो सकता है? मर गया एस प्रभेद तो मरा हुआ था। तो इन्होंने फिर यहाँ पर ये चीज देखी कि कोई तो ऐसी चीज है जो क्या करती है, कोई ऐसी चीज है जो यहाँ से एस प्रभेद से निकलकर आर प्रभेद में जा रही है। कोई ऐसी चीज है, ये मान लो ये कोई चीज है जो एस प्रभेद से निकलकर आर प्रभेद में जा रही है और आर प्रभेद को क्या कर रही है? जिंदा कर रही है। ये यूं कह सकते हैं कि आर प्रभेद को किसमें बदल रही है? एस प्रभेद में बदल रही है। कोई ऐसी चीज है, पता नहीं वो कौन सी चीज है, इन्होंने ये नहीं पता लगाया था, या इन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कौन सी चीज है, ये डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, क्या है वो नहीं पता, पर कोई तो ऐसी चीज है जो एस प्रभेद से निकलकर आर प्रभेद में गई और आर प्रभेद को किसमें बदल दिया? इन्होंने एस प्रभेद में बदल दिया। अब वो चीज क्या है वो नहीं पता, उन्होंने कहा कि भाई दूसरे वैज्ञानिक है, वो ये खोज करो। मैंने तो इतना बता दिया, अब आप आगे जानो, आपका काम चले, ठीक है ना, मैंने इतना बता दिया। अब आप ये पता लगाओ कि वो कौन सी चीज है जो एस प्रभेद से निकलकर आर प्रभेद में जा रही है और आर प्रभेद को जीवित कर रही है, आर प्रभेद को चेंज कर रही है, रूपांतरित कर रही है किसमें? एस प्रभेद में, जिसकी वजह से एस प्रभेद जिंदा हो गया और एस प्रभेद जिंदा होने की वजह से चूहा क्या हो गया? मर गया, और इसी वजह से चूहे के अंदर क्या मिला? एस प्रभेद मिला। आ रही बात समझ में? अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो कौन है। अब फिर बाद में दूसरे वैज्ञानिक बहुत सारे आए, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की ऐसा क्या था जो इसके अंदर गया और फिर इसने इसको चूहे को मार डाला। ऐसी कौन सी चीज थी? वो डीएनए थी, वो आरएनए था, वो प्रोटीन था, ऐसा क्या था? तो फिर बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए, लेकिन उससे पहले चलो ये एक्सपेरिमेंट यही खत्म हो जाता है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट यही खत्म हो जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हो गया बेटा? देखो अब अगला प्रयोग किया था 3 वैज्ञानिकों ने, और 3 वैज्ञानिक हैं तो थोड़े से बड़े बड़े नाम हैं, याद तो रखने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला नाम है ऑसवाल्ड। 3 वैज्ञानिक आए बाद में, ऑसवाल्ड एबेरी, एक पहला ये। अच्छा, तीनों ने एक ही साथ में अपना प्रयोग किया था, ठीक है। दूसरा है मैकलिन, हाँ मैं ऐसे क्या करें, कोलिन मैक्लियोड, और एक था तीसरा मैकलिन मैककार्टी। ये 3 वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने पता लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि इनका फिर एक्सपेरिमेंट बताऊंगी क्या हुआ इनके एक्सपेरिमेंट का। 3 वैज्ञानिक आए, ऑसवाल्ड एबेरी, ये एबेरी भी बोलते हैं, कोलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैककार्टी। ये 3 प्रकार के वैज्ञानिक आए। इन तीनों वैज्ञानिकों ने पता लगाने की कोशिश की, और मुझे ना इनका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वास्तव में कहे तो सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट मुझे तो इनका यही लगा, क्योंकि सिंपल सा था, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था और इन्होंने पता भी लगा दिया था। आगे क्या हुआ वो देखते हैं। इन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि ये जो चीज आ रही है, ग्रिफिथ ने कहा था कि कोई ऐसी चीज है जो तापमर्द एस प्रभेद से आर प्रभेद में प्रवेश कर जाती है और इसको
चेंज कर देती है इसमें एस प्रभेद में, जिसकी वजह से वो चूहा जो है वो मर जाता है, ये चूहा जो है वो मर जाता है ना। अब वो चीज क्या है इसका ये इन्होंने पता लगाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि देखो इनको भी नहीं पता था कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, क्या वो प्रोटीन है, कौन है ऐसा चीज, इनको भी नहीं पता। तो इन्होंने छोटे छोटे से एग्जाम इन्होंने प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि अगर मान लो वो प्रोटीन है, मान लो कि वो क्या है, प्रोटीन है, अगर इसमें से प्रोटीन इसमें प्रवेश कर रहा है, मान लो कि प्रोटीन है, मान लिया जाए, अगर मान लो कि इसमें से ये प्रवेश कर रहा है, इसमें प्रोटीन प्रवेश कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाल देते हैं। अगर मान लो कि इन्होंने क्या, देखो इन्होंने भी तो कुछ ना कोई ऐसी चीज ली होगी ना जिसके अंदर दोनों को मिलाया होगा, है ना, कोई कुछ भी मान लो ना ऐसे, जिसके अंदर ये मान लो कोई पता नहीं क्या बन गया, इसमें एस प्रभेद और आर प्रभेद दोनों हैं, है ना। तो जब इन्होंने इसमें इन दोनों को मिलाया होगा तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि इसके अंदर आप इस सॉल्यूशन के अंदर आप क्या डाल दो, प्रोटीएज एंजाइम डाल दो। क्या डाल दो, प्रोटीएज एंजाइम। अब नाम से तो जरा प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। अगर मान लो कि इसमें से ये प्रोटीन जा रहा होगा तो प्रोटीन को कौन तोड़ देगा, प्रोटीएज एंजाइम तोड़ देगा। अगर प्रोटीन को तोड़ देगा, अगर प्रोटीन को तोड़ देगा तो चूहा मरेगा क्या, मतलब कहने का मतलब समझना। अगर यहाँ से हमने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अगर मान लो वो प्रोटीन है, मान लो कि वो प्रोटीन है और प्रोटीन जो है वो एस प्रभेद से आर प्रभेद में जा रहा है, तो अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल दें, प्रोटीएज एंजाइम डाल दें, और ये यहाँ से निकलकर, मान लो यहाँ से निकलकर ये प्रोटीन जा रहा है, इसमें जाएगा, तो जब आप इसमें प्रोटीएज डालोगे तो प्रोटीएज इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा। और फिर अगर मान लो ये टूटा हुआ इसमें जा भी रहा है तो क्या ये आर प्रभेद जो है वो एस प्रभेद में कन्वर्ट होगा क्या, ये चूहा मरेगा क्या, नहीं मरेगा ना। कैसे मरेगा, अगर मान लो वो प्रोटीन है। तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रोटीएज डाला, लेकिन प्रोटीएज डालने के बाद में भी चूहा तो मर ही जाता है, चूहा तो मर ही गया। इसका मतलब क्या निकला कि वो प्रोटीन नहीं था, वो प्रोटीन नहीं था जो यहाँ से यहाँ जाता। अगर वो प्रोटीन होता तो प्रोटीन उसको तोड़ देता और चूहा नहीं मरता। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो भाई, पहले एक्सपेरिमेंट खत्म। मतलब ये तो पता चल गया कि वो प्रोटीन नहीं था, तो ये तो पता चल गया भाई वो तो प्रोटीन तो नहीं था। अब इन्होंने देखा कि अगर मान लो वो आरएनए है, अगर मान लो कि वो आरएनए है, तो अगर वो आरएनए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हम इसमें अगर मान लो कि आरएनएज एंजाइम डाल दें, आरएनएज एंजाइम डाल दें, तो आरएनएज इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। और जब ही इसको अगर तोड़ देगा तो वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा और चूहा जीवित रह जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि चूहा मर जाता है, चूहा मर जाता है, क्योंकि अगर वो आरएनए इसमें जाता और आरएनए उसको तोड़ देता, है ना, तो चूहा जीवित रहता। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर चूहा मर गया है, फिर भी चूहा मर गया है, इसका मतलब वो आरएनए भी नहीं था। तो ये बात भी हो गई भाई, ये आरएनए नहीं था। आगे बात समझ में, यानी कि आरएनए भी वो नहीं था, क्योंकि आरएनए होता तो आरएनए उसको तोड़ देता तो वो उसको एस आर प्रभेद को एस प्रभेद में कन्वर्ट नहीं कर पाता और चूहा जिंदा रहता। ठीक है, चलो ये भी हो गया भाई, आरएनए भी वो नहीं था। अब लास्ट में इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने क्या प्रयोग किया आप समझ ही गए होंगे। अब इन्होंने क्या किया होगा, अगर मान लो कि वो डीएनए है, वो पदार्थ डीएनए है जो एस प्रभेद से आर प्रभेद में जा रहा है, अगर वो डीएनए है तो फिर इन्होंने एंजाइम डाला, डीएनएज एंजाइम डाला। इन्होंने कहा कि अगर वो डीएनए है और डीएनएज अगर आप उसमें डालोगे तो उससे क्या होगा कि वो डीएनए को तोड़ देगा, और डीएनए को तोड़ देगा तो भाई आगे फिर चूहा जिंदा रहेगा। तो गजब की बात ये हुई कि जैसे ही उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला, डीएनएज क्या है, एंजाइम है, ध्यान रखना, डीएनएज एंजाइम एज लग रहा है पीछे। तो जैसे ही उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला तो चूहा जो है वो क्या रहा, जीवित रहा, चूहा जीवित रहा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला, जो डीएनए था जो कि यहाँ से निकलकर यहाँ प्रवेश कर रहा था, इस डीएनएज एंजाइम में उसको बीच में ही तोड़ डालता है, वो बीच में ही तोड़ डालता है, और जब वो इसमें प्रवेश ही नहीं कर पाएगा तो एस प्रभेद तो मरा हुआ है और आर प्रभेद भी
आर प्रभेद तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो आर प्रभेद चेंज नहीं होगा इस प्रभेद में, और आर प्रभेद का आर प्रभेद ही रहेगा। और फिर जब ये चूहे के अंदर जाएंगे, भाई ये क्या जाएंगे चूहे के अंदर, फिर इनको प्रवेश करवाएंगे, तो एस प्रभेद तो खुद कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो तो मरा हुआ है। और इससे जो चीज निकल के आ रही थी उसको भी आपने मार डाला, इससे जो चीज निकल के आ रही थी उसको भी आपने मार डाला, इसको भी मार डाला, तो अब आर प्रभेद क्या कर पाएगा, आर प्रभेद तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो जब आर प्रभेद को आप इसमें डालोगे, दोनों में डाल दो ना, अब तो दोनों में डाल दो, तो फिर चूहा जो होगा वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। चूहा क्या रहेगा, जीवित रहेगा, मतलब चूहा नहीं मरेगा। इसका मतलब ये सिद्ध हो चुका था, नहीं हुआ था वैसे, मतलब उन्होंने तो ये पता लगा दिया था कि भाई ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है, ये डीएनए ही वो पदार्थ है जो यहाँ से निकलकर यहाँ आया था और आगे जो भी हुआ था वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन इनका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मान्य नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक जो है, कुछ क्या बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे क्या लगभग उस समय में किसी को भी ज्यादा डीएनए की जानकारी नहीं थी, और जिस चीज की जानकारी नहीं होती है तो फिर वो यही कहते हैं हम क्यों माने, हमें पता ही नहीं है डीएनए क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इतनी जानकारी उनमें उस टाइम पे नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस एक्सपेरिमेंट को नहीं मानेंगे, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कोई और जिससे हम मान सके कि हाँ वास्तव में ये चीज है। अब ये तो ज़्यादा सिंपल सा तो एक्सपेरिमेंट था और सही भी था वैसे देखा जाए तो। भाई इन्होंने पता लगा कि भाई डीएनए है, डीएनए की वजह से अगर डीएनए टूट रहा है और चूहा जिंदा रह रहा है फिर तो मानना चाहिए, लेकिन नहीं माना, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको आप क्या लोगे, ये इन तीनों का तो ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो बेटा दो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, नेक्स्ट जो प्रयोग आता है वो दो वैज्ञानिकों ने किया था, दो वैज्ञानिकों ने किया था जिसमें एक लड़का था एक लड़की थी, ठीक है। तो दोनों वैज्ञानिकों का नाम क्या है, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस। अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस का प्रयोग, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग था, दिमाग वाला था, दिमाग लगाया था इन दोनों ने, और साबित भी हो गया कि भाई के कौन अनुवांशिक पदार्थ है ना, अनुवांशिक पदार्थ कौन है, आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन जाता है, ठीक है। तो वो कौन था, ये प्रयोग किया था अल्फ्रेड, मतलब उसका पता लगाया था अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस, ठीक है। इन्होंने प्रयोग किया था किसके ऊपर, इन्होंने प्रयोग के लिए दो चीजें दी थी, भाई एक तो लिया था इन्होंने बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एक तो लिया था बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज नाम, अच्छा इनको हिंदी में बोलते हैं जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी। अब ये जीवाणुभोजी है तो जीवाणु का नाम सुन के ये मत समझ लेना कि मतलब ये जीवाणु है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, ये वायरस, ये क्या है, ये वायरस है, ठीक है। और ये इन्होंने कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया था उसका नाम भी देख लो, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज लिया था, T2 जीवाणुभोजी लिया था, ठीक है। इन्होंने T2 जीवाणुभोजी को लिया था अपने प्रयोग के लिए। और भी एक चीज ली थी, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब नाम से पता चल रहा है भाई, अच्छा नाम से क्या पता चल रहा है, ये वायरस है, पहली चीज तो ये वायरस है, ठीक है। और दूसरी चीज ये बैक्टीरियोफेज नाम क्यों है इसका, क्योंकि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर देते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को भी संक्रमित कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी वायरस। अब वायरस की स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, फिर आगे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। देखो पहली चीज तो भी वायरस की संरचना होती कैसी है, तो वायरस के अंदर देखो पहली चीज आपको ये पता है कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, ये सभी को पता है, वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ऐसा क्यों, क्योंकि वायरस अगर मान लो किसी सजीव कोशिका के बाहर है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है, ना वो जनन कर सकता है, ना श्वसन प्रक्रिया, ना उत्सर्जन, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। वो मतलब कहने का मतलब है कि ना उसकी वृद्धि हो सकती है, कुछ नहीं कर सकता है वो, ना अपनी संख्या बढ़ा सकता है ना। तो
अगर वो सजीव कोशिका के बाहर है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका के अंदर जाता है, किसी भी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो वो गुणन करने लग जाता है और सजीवों की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। अब वायरस के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, वायरस के स्ट्रक्चर देखें, तो वायरस के अंदर कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, ना कोई कोशिका झिल्ली है, ना कोशिका भित्ति है, ना ही कोई कोशिकांग है, ना केंद्रक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर इसकी संरचना कैसी होती है? तो देखो इसके अंदर एक तो प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है, प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसे हम कहते हैं कैप्सिड, कैप्सिड कहते हैं। और ये क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। फिर इसके अंदर नेक होती है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर यहां पर इसके फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से ये चिपकता है किसी से। ठीक है, ये कैप्सिड होता है। कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब देखो वायरस जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ वायरस अपने अंदर डीएनए को रखते हैं, कुछ वायरस अपने अंदर केवल और केवल किसको रखते हैं? आरएनए को। अच्छा, दूसरी चीज हो, अगर कोई वायरस है तो उसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए दोनों में से एक ही होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इन्होंने अपने प्रयोग में जो T2 जीवाणु भोजी लिया था उसको क्यों लिया था? क्योंकि इसके अंदर क्या था? डीएनए था। इसके अंदर क्या था? ये इसका डीएनए। तो इन्होंने डीएनए को लिया, डीएनए वाले वायरस को लिया था, ये इसका डीएनए। डीएनए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डीएनए होता है और कैप्सिड का आवरण होता है, इसके फाइबर्स होते हैं। आगे क्या समझ में? ठीक है, तो ऐसा कुछ वायरस की स्ट्रक्चर होती है। अब अगर मान लो कि अब देखना, और उन्होंने क्या लिया था? एक तो इन्होंने जीवाणु भोजी को ले लिया, वायरस को ले लिया। इन्होंने दूसरी चीज जो ली थी, इन्होंने लिया था इकोलाई जीवाणु। क्योंकि देखो अगर हम जीवाणु भोजी को ले रहे हैं, मतलब ये हम ऐसा वायरस ले रहे हैं जो जीवाणु को संक्रमित कर सकता है, तो हम अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लेंगे? जीवाणु को लेंगे। तो इन्होंने एक जीवाणु लिया, उस जीवाणु का नाम है क्या? इकोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई जीवाणु या बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई का पूरा नाम क्या होता है? इस्चेरिया, इस्चेरिया कोलाई, इस्चेरिया कोलाई। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक तो वायरस लिया, एक इन्होंने लिया जीवाणु। जीवाणु कौन सा लिया? इकोलाई जीवाणु लिया। ठीक है, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट के लिए इकोलाई जीवाणु को लिया जाता है। ठीक है, और एक ले लिया इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज। ये कौन है? T2 बैक्टीरियोफेज। ये T2 बैक्टीरियोफेज इन्होंने ये लिया। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये जीवाणु की संरचना है, ये कोई जीवाणु है, यहाँ पर मैं मान लो कि यहाँ पर एक जीवाणु बना रही हूँ। ये अपना एक जीवाणु है जिसका कि नाम है इकोलाई, इकोलाई जीवाणु। अगर मान लो देखो ये वायरस संक्रमण कैसे करते हैं और अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं वो देखना। ये बता रही हूँ ये कैसे संक्रमण करते हैं। देखो ये होता क्या है कि ये वायरस जो होते हैं ये इस तरह से आ जाते हैं और ये किससे चिपक जाते हैं? जीवाणु की सतह से, जीवाणु कोशिका भित्ति से चिपक जाते हैं। यहाँ से कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे इनकी कोशिका भित्ति टूट जाती है और ये जो डीएनए होता है ये डीएनए को किसमें प्रवेश करवा देते हैं? जीवाणु के अंदर। ये वायरस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? अपना जो डीएनए होता है या अपना जो भी आरएनए या डीएनए जो भी इनके पास हो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं T2 बैक्टीरियोफेज की, तो ये क्या करेगा? इसकी सतह पर, जीवाणु की सतह पर चिपक जाएगा और जीवाणु की सतह से चिपक कर ये अपना डीएनए क्या कर देगा? इसके अंदर इंजेक्ट करवा देगा, इसके अंदर प्रवेश करवा देगा। अब होगा क्या कि ये अपने डीएनए से बहुत सारी फोटोकॉपी बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। और मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है ना, प्रतिकृति कहलाता है। और आगे एक प्रक्रिया है पूरी डीएनए रेप्लिकेशन की, उसमें हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है जो। तो जैसे ही ये अपना डीएनए इसके अंदर प्रवेश करवाएगा इस इकोलाई के अंदर। अच्छा, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक एंजाइम होता है जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दूं उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और भी बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं, इसमें सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी काम में नहीं आता है, लेकिन ये आवश्यक होता है इसमें, है ना। अब देखो इसने तो खुद ने अपना डीएनए इसमें प्रवेश करवा दिया।
मतलब ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, ये दूसरों का उपयोग करके, दूसरों के शरीर का उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो इसका ये इकोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी सहायता से ये ऐसे ही कैसे बहुत सारे क्या कर देगा, बहुत सारे डीएनए बना देगा, बहुत सारे डीएनए बना देगा। अब इसके अलावा देखो इसका जो प्रोटीन, अब डीएनए तो इसने बना दी, लेकिन डीएनए के अलावा इसको प्रोटीन का आवरण भी चाहिए, ये बाकी पूरा का पूरा प्रोटीन का आवरण बना होता है। तो प्रोटीन का आवरण के लिए इसके खुद के राइबोसोम, देखो इकोलाई के अंदर भी अपना राइबोसोम होगा ना, है ना, राइबोसोम होगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये बैक्टीरिया है तो इसके अंदर राइबोसोम कौन से प्रकार का होगा, 70S प्रकार का कि 80S प्रकार का, बताओ आंसर करो। ठीक है, तो इसका खुद का राइबोसोम होगा। अब इसके राइबोसोम का उपयोग, राइबोसोम काम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, आपको पता है राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा, लेकिन ये तो इसका राइबोसोम है, तो इसके राइबोसोम का प्रयोग कर करके, उपयोग कर करके सारी चीजें इसके उपयोग कर रहा है, लेकिन खुद की वृद्धि कर रहा है। तो इसके राइबोसोम का उपयोग कर करके ये चारों ओर, अपने चारों ओर क्या बना देगा, ऐसे प्रोटीन के आवरण बना देगा, इसके ऊपर भी बना देगा, इसके ऊपर भी बना देगा, इसके ऊपर भी बना देगा, ऐसे खूब सारे ये आवरण बना देगा। और अब देखो एक तो डीएनए आया था, लेकिन एक से कितने सारे इसने अपने वायरस के बच्चे बना दिए, इसके खुद के बच्चे बन गए, इससे वायरस के बच्चे बन गए, तो इतने सारे वायरस बना देता है, फिर इस कोशिका भित्ति को फाड़ देता है और ये बाहर मुक्त हो जाते हैं, खूब सारे वायरस बन जाते हैं। तो वायरस ने क्या किया, खुद का जो भी डीएनए था, जो भी आरएनए या डीएनए कुछ भी हो, वो क्या करता है, जीवाणु के अंदर प्रवेश करवा देता है। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर ये जीवाणु भोजी है तो इसमें डीएनए है तो ये इसमें प्रवेश करवाएगा, डीएनए प्रवेश करवाएगा, डीएनए की फोटोकॉपी करेगा और इसके राइबोसोम वगैरह का प्रोटीन का उपयोग कर करके ये अपने चारों ओर खोल भी बना देगा, ऐसे करके बहुत सारे वायरस बना देता है। ये इसकी मशीनरी का उपयोग करके बहुत सारे वायरस बना देता है। ठीक है, अब इस तरह से इसने बहुत सारे वायरस बना दिए। ठीक है, अब आगे इन्होंने प्रयोग किया था वो देखना है। वायरस तो समझ में आ गया, बैक्टीरिया समझ में आ गया, बैक्टीरिया तो बेचारा भोला भाला है, कुछ नहीं करता है, ये तो खुद इसके ऊपर तो उल्टा संक्रमण हो जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिए, चलो। अब क्या करना है हमें इन्होंने क्या प्रयोग किया था वो देखते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग था और थोड़ा सा समझने की जरूरत, थोड़ा नहीं अच्छा खासा समझने की जरूरत है इसको, बातों में ध्यान दोगे समझ में नहीं आए। बेटा रही उसको भी मैं, चलो। अब इन्होंने किया क्या वो देखो, इन्होंने क्या किया, लेब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या किया इन्होंने, ऐसे ये कोई पात्र है, पात्र नंबर ए डाल दो, ये पात्र नंबर बी डाल दो, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये पात्र नंबर बी डाल दो, जो भी वो लेते हैं ना उनमें परखलिया वगैरह, वो जो भी पात्र नंबर ए और पात्र नंबर बी। ठीक है, इन्होंने इस पात्र नंबर ए के अंदर क्या किया, अच्छा दोनों में क्या किया, इन्होंने जीवाणु कोशिकाओं की संख्या को वृद्धि करवाई, जीवाणु कोशिकाओं को उगाया, एक तरह से उगाया, बनाया, जीवाणु कोशिकाओं को बनाया इन्होंने। ठीक है, लेकिन दोनों में जीवाणु कोशिकाओं को उगाया, लेकिन एक पात्र के अंदर, जैसे इस पात्र के अंदर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला इस पात्र में, और दूसरे पात्र में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर को डाला। ऐसा क्यों किया वो बताती हूँ। ए पात्र में इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, बी पात्र में इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला, और इन्होंने इसके अंदर किसको उगाया, बैक्टीरियोफेज को उगाया। ठीक है, इसमें भी बैक्टीरियोफेज को उगाया और इसमें भी इन्होंने बैक्टीरियोफेज को उगाया। ठीक है, चलो मैं बना ही देती हूँ।
आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है, तो डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है या सल्फर होता है? डीएनए की स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखी है, डीएनए की स्ट्रक्चर को याद करो। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं, पहली पेंटोज शर्करा, दूसरी नाइट्रोजन क्षारक और तीसरी फॉस्फेट समूह होता है। तो फॉस्फेट समूह होता है। अच्छा, तीनों में से आपको कहीं पे भी सल्फर नजर आया क्या डीएनए में? आया नहीं। फॉस्फेट समूह में फॉस्फोरस तो हो गई, H3PO4, याद करो, PO4P फॉस्फोरस हो गई। तो डीएनए में कौन होता है? फॉस्फोरस होता है कि सल्फर होता है? फॉस्फोरस ही होता है, पता चल गया। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डीएनए के अंदर अगर फॉस्फोरस है तो इसका जो डीएनए होगा, अब देखो इनको अपन किसमें रेडियोएक्टिव तरल के अंदर अपन इसको उगा रहे हैं, T2 फेज बैक्टीरियोफेज को उगा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि फॉस्फोरस किसमें प्रवेश करेगा? डीएनए में प्रवेश करेगा ना। डीएनए में कौन होता है? फॉस्फोरस होता है। तो वो फॉस्फोरस जो है वो किसमें प्रवेश कर जाएगा? डीएनए के अंदर। इसका फॉस्फोरस, लेकिन ये फॉस्फोरस है कैसा? रेडियोएक्टिव है ना। तो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस किसमें प्रवेश करेगा? इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में। मतलब कि इसका जो ये डीएनए है, ये जो डीएनए है ये कैसा होगा? रेडियोएक्टिव होगा कि नहीं होगा? रेडियोएक्टिव डीएनए होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसका जो फॉस्फोरस था, इसमें रेडियोएक्टिव जो फॉस्फोरस था, इस फॉस्फोरस के अंदर आपने इसको उगाया है, तो जब इसका डीएनए बनेगा, सोचो जब इसका डीएनए बनेगा तो उस डीएनए के अंदर जो फॉस्फोरस होगा वो फॉस्फोरस कैसा होगा? रेडियोएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लिया था इसके अंदर और उसमें आप इसको ग्रोथ करवा रहे हो, तो फॉस्फोरस तो डीएनए में जाएगा ही जाएगा ना। आगे बात समझ में? इधर देखो, इधर देखो। अब देखो आपको पता है कि आपने क्या किया? आपने क्या किया? यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज उगाए, उस बैक्टीरियोफेज को किसमें उगाया आपने? रेडियोएक्टिव सल्फर के विलयन में। हमने रेडियोएक्टिव सल्फर के विलयन में उसको उगाया। तो सल्फर तो डीएनए में होता ही नहीं, मतलब सल्फर तो डीएनए में जाएगा ही नहीं। इसका डीएनए कैसा होगा? नॉर्मल डीएनए होगा कि नहीं होगा? आ रही बात समझ में? इसका जो भी डीएनए होगा, डीएनए कैसा होगा? नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर सल्फर लेने का मतलब क्या है? सल्फर लेने का मतलब क्या है? सल्फर लेने का मतलब ये है, इन्होंने सल्फर को क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों ने पता लगाया, मार्था चेज ने, हर्षे ने पता लगाया, इन्होंने सोचा कि या तो वो डीएनए हो सकता है, या तो वो डीएनए हो सकता है, या वो प्रोटीन हो सकता है, या तो वो डीएनए हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या लिया? फॉस्फोरस और सल्फर लिया। अब ठीक है, फॉस्फोरस का तो समझ में आता है कि मान लो कि फॉस्फोरस तो डीएनए में होता है, इसलिए डीएनए ले लिया इन्होंने। अब सल्फर लेने की क्या जरूरत थी? तो आपको पता है, नहीं भी पता तो जान लो कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड इस तरह से मिलकर बने होते हैं। और कुछ अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है? सल्फर होता है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर होता है। तो अगर अमीनो एसिड सल्फर में अमीनो एसिड होता है और ऐसा अमीनो एसिड का प्रोटीन बन रहा है, तो इस प्रोटीन में भी सल्फर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपने यहाँ पर सल्फर वाला रेडियोएक्टिव सल्फर वाला विलयन लिया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका प्रोटीन बनेगा, अब मेरी बात सुनो, मैं ना जो रेडियोएक्टिव है उसको रेड कलर में बना रही हूँ, तो अगर इसका यहाँ पर प्रोटीन है तो प्रोटीन कैसा हो जाएगा? इसका रेडियोएक्टिव होगा कि नहीं होगा? अगर आप ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने यहाँ पर रेडियोएक्टिव सल्फर लिया है, इसका मतलब इसका प्रोटीन बनेगा तो वो रेडियोएक्टिव होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पर रेड कलर में रेडियोएक्टिव चीजें बना रही हूँ। अगर यहाँ पर डीएनए है वो रेडियोएक्टिव है तो रेड कलर का बनाया मैंने। यहाँ पर इसका प्रोटीन कैसा होगा? रेड कलर का होगा कि नहीं होगा? और इसका जो डीएनए है वो तो आपको पता ही है नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि सल्फर तो डीएनए में होता ही नहीं है, तो सल्फर तो जाएगा ही नहीं। रेडियोएक्टिव चीज तो डीएनए में जाएगी नहीं, वो तो कहाँ जा रही है? प्रोटीन में जा रही है। प्रोटीन कैसा हो गया? रेडियोएक्टिव हो गया। इधर फॉस्फोरस ने रेडियोएक्टिव लिया था, तो यहाँ पर डीएनए कैसा हो जाएगा? रेडियोएक्टिव हो जाएगा। खत्म बात। चलो अब देखो, खत्म नहीं हुआ, अब देखो बाकी ये एक्सपेरिमेंट। अब क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने लिया किसको? बैक्टीरिया, अपने वो जरा जीवाणु था ना, ये जीवाणु, कौन सा जीवाणु? ये इकोलाई जीवाणु। एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने जीवाणु को लिया ना, ये इकोलाई जीवाणु ले लिया, इकोलाई, ये इकोलाई जीवाणु ले लिया, और इधर भी इकोलाई जीवाणु ले लिया।
इकोलाई जीवाणु। अब इन्होंने क्या किया, इनको इससे संक्रमण करवाया, मतलब ये यहाँ पर आएंगे, इसको संक्रमित करेंगे बेचारे को, इकोलाई को शिकार बनाएंगे अपना। तो जैसे ये यहाँ पर आए, ये आए, ये यहाँ पर डीएनए आया, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वायरस आया, और ये अपना डीएनए। अब इनको नहीं पता था कि डीएनए प्रवेश करेगा, अब इनको नहीं पता था कि डीएनए इसके अंदर जाएगा, ये प्रोटीन का आवरण इसके अंदर जाएगा। मार्था इसको ये नहीं पता था, ठीक है, कि भाई डीएनए जाएगा कि कौन जाएगा, अपना प्रोटीन जाएगा, ये नहीं पता था, ठीक है। और इधर इन्होंने इस वायरस को प्रवेश करवाया, जिसका कि प्रोटीन क्या है, रेडियो एक्टिव है, और डीएनए कैसा है, नॉर्मल है, डीएनए नॉर्मल। अब इनको नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो इन्होंने यहाँ पर संक्रमण करवा दिया। अब हमें तो पता है ना, हमें तो पता है कि भाई कौन जाएगा, डीएनए जाएगा। अब जैसे देखो इसके अंदर मान लो कि ये डीएनए चला गया, इसका डीएनए इसमें चला गया, ठीक है, और उसका भी डीएनए इसके अंदर चला गया। एक्सपेरिमेंट का मैं आंसर अभी आपको कर दे रही हूँ कि भाई क्या हुआ, वैसे इतना क्यों अपन सस्पेंस रखें, अपने को पता नहीं डीएनए गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसके अंदर डीएनए गया है, तो ये डीएनए जो है ये कैसा है, पहले ही पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिव डीएनए है कि नहीं, रेडियो एक्टिव है कि नहीं। अगर रेडियो एक्टिव है तो मुझे ये बताओ, अब ये तो इसके अंदर चला ही गया ना, चलो छोड़ो, चला ही गया, रेडियो एक्टिव है, तो मुझे ये बताओ कि जीवाणु रेडियो एक्टिव होगा कि नहीं होगा। इनको ये तो पता था कि भाई डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, और फास्फोरस जो है, अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर आप इसको उगा रहे हो तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब इसमें डीएनए जाएगा, अपने को पता है प्रोटीन तो बाहर जाएगा, प्रोटीन क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो मुझे ये बताओ जो रेडियो एक्टिव चीज थी वो तो बाहर रहेगी, और जीवाणु के अंदर डीएनए क्या, तो डीएनए तो रेडियो एक्टिव था ही नहीं, तो क्या ये जीवाणु रेडियो एक्टिव होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अभी तक इनको थोड़ी पता था कि कौन सी चीज अंदर गई, नहीं पता था। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या किया, ले लिया, चलो अब मैं बेटा अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया मिक्सी का जार, मिक्सी का जार लिया, कोई ऐसा पात्र लिया जिसके अंदर इन्होंने अपकेंद्रीकरण करना, ये पात्र है मान, यार मेरी क्या प्रॉब्लम होगी, ये पात्र है, ये पात्र नंबर 1 है, ये पात्र नंबर 2 है, ये पात्र नंबर 2 है, और ये है, ठीक है। और इन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया, वो जो दोनों थे ना बेचारे, याद करो कौन कौन थे, इधर देखो, यहाँ पर ये भी रेडियो एक्टिव, सॉरी इसको किस कलर का बनाया था हमने, इकोलाई था ना, यहाँ पे इकोलाई था, यहाँ पर भी इकोलाई था, ठीक है। इकोलाई के ऊपर कौन आया था, वो अपना बैक्टीरियोफेज आया था, ठीक है, इसके अंदर, और इसने अपना डीएनए जो है इसके अंदर डाल दिया था, और डीएनए जो था वो कैसा था आपको पता है, अब नहीं पता था कि इन्होंने क्या डाला था, लेकिन कुल मिला के कुछ ना कुछ गया था इसमें, तो इन्होंने इसको ऐसे उठाया और इसमें डाल दिया, चिपके हुए थे इसमें डाल दिया, और इनका क्या करवाया, अब केंद्रीकरण करवाया, दोनों में ही करवाया, अब केंद्रीकरण करवाया। तो जब इन्होंने अपकेंद्रीकरण करवाया जब इन्होंने, तो इन्होंने क्या देखा, अपकेंद्रीकरण क्यों करवाते, ताकि जो ये जीवाणु जो है ना, ये जीवाणु ये तो यहाँ रह जाए, अलग हो जाए, जीवाणु तो यहाँ रह गए, ठीक है, और जो बैक्टीरियोफेज था वो अलग हो गया, बैक्टीरियोफेज यहाँ पर रह गए, ये बैक्टीरियोफेज अलग हो गए, ऐसा का ऐसा इधर भी हुआ, इधर भी जो जीवाणु थे वो तो यहाँ पर रह गए, नीचे बैठ गए, और जो बैक्टीरियोफेज था वो यहाँ रह गए, ऊपर ही रह गए, तैरने लग गए। तो इन्होंने कोई लिक्विड लिया होगा, ऐसे तो
सूखे सूखे तो इन्होंने कुछ किया नहीं होगा, तो इन्होंने जो लिक्विड लिया था कुछ भी लिया हो, अपने कोई मतलब नहीं, उससे क्या लिया था, जो भी लिक्विड लिया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी लिक्विड लिया था। तो इन्होंने क्या देखा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि इसका जो डीएनए था वो किसमें आ गया था, किसमें आ गया था, इन बैक्टीरियोफेज के अंदर आया था कि नहीं आया था? इनको नहीं पता था, हमें तो पता है ना। तो मुझे बताओ कि रेडियो एक्टिविटी किसमें मिलेगी, रेडियो एक्टिविटी इस तरल वाले भाग में मिलेगी, ये जीवाणु रेडियो एक्टिव होंगे, कौन होंगे, जीवाणु रेडियो एक्टिव होंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो जीवाणु थे वो कैसे हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए ना, जीवाणु रेडियो एक्टिव हो गए। इन्होंने जब इनको अलग अलग किया तो इन्होंने देखा, अब इनको नहीं पता क्या आया अंदर, कुछ नहीं आया, इन्होंने देखा कि जो जीवाणु थे वो रेडियो एक्टिव है और जो तरल भाग है उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। अब इन्होंने देखा कि वो जीवाणु रेडियो एक्टिव है तो इसका मतलब हमने तो इसको फास्फोरस को डाला था, और फास्फोरस तो डीएनए में होता है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस को उगाया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के अंदर आपने बैक्टीरियोफेज को उगाया था, तो फास्फोरस तो डीएनए में होता है। इसका मतलब अगर ये रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब डीएनए इसके अंदर गया, डीएनए गया इसके अंदर। और इधर इन्होंने क्या देखा, जो रेडियो एक्टिविटी थी वो तरल भाग में, यानी इसके तरल भाग में क्या थी, रेडियो एक्टिविटी थी, रेडियो एक्टिविटी थी। इसका मतलब ये है कि तरल भाग में रेडियो एक्टिविटी थी, तो सल्फर जो है वो कहां जाता है, प्रोटीन के अंदर जाता है, और प्रोटीन का खोल बना होता है, और प्रोटीन का खोल में मतलब सल्फर गया है तो प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है, और प्रोटीन जो रेडियो एक्टिविटी है वो तो तरल भाग में है, और तरल भाग में है मतलब कि जीवाणु जो है वो संक्रमित नहीं हुआ है, जीवाणु संक्रमित तो हुआ है लेकिन जीवाणु के अंदर वो चीज गई नहीं है, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है और सल्फर जो है वो बाहर है। इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो किसमें नहीं गया है, जीवाणु में नहीं गया है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया, जीवाणु के अंदर कौन नहीं गया है, प्रोटीन नहीं गया है, तभी तो प्रोटीन बाहर, रेडियो एक्टिविटी तो बाहर है ना, रेडियो एक्टिविटी क्यों बाहर है, क्योंकि प्रोटीन का खोल बाहर है, प्रोटीन का खोल बाहर है, इसका मतलब है कि प्रोटीन के अंदर कौन होता है, सल्फर होता है, सल्फर होता है, तो सल्फर प्रोटीन के अंदर है, इसका मतलब सल्फर बाहर है, इसका मतलब कि प्रोटीन अंदर गया ही नहीं, तो जीवाणु जो है वो संक्रमित, जीवाणु के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी आई नहीं। इसके अंदर भी डीएनए तो है, लेकिन डीएनए कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल क्यों है, क्योंकि इसमें सल्फर जाता ही नहीं, सल्फर ये तो फास्फोरस का बना होता है, ठीक है। तो ये निश्चित हो गया कि डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। आगे बात समझ में, अगर आप है ना, मैं बता रही हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आया है ना, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से समझोगे, मेरे एक एक शब्द को अगर आप ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अपने आप ये चीजें समझ में आ जाएगी। बातें करोगे, बातों में ध्यान दोगे, दिमाग 1 मिनट के लिए इधर उधर भटका तो ये चीजें आपको कुछ भी कर लो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वास्तव में दिमाग वाला एक्सपेरिमेंट दिखाकर आप इसको समझो, और नहीं समझो तो फिर आपकी इच्छा, मत समझो, ठीक है। मेरे से जितनी कोशिश हुई मैंने की, अगर फिर भी बाई चांस अगर कोई बच्चा मान लो समझने की कोशिश कर रहा है, बातें नहीं भी कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया, चलो पता चल गया मेरे डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक भाई। तो 3 एक्सपेरिमेंट आज हमने कर लिए हैं, कोई कम चीज नहीं है, 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमने पढ़े हैं एक तरह से, ठीक है। इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और वैसे आप इनके नोट्स आप खुद ही बना सकते हो, अगर आपने प्रयोग समझ लिए ना तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो ना, ये इन्होंने ऐसे 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 किया। नोट्स किसकी जरूरत है, नोट्स किस में चाहिए, आप अपनी भाषा में लिखो ना, आपके हुबहू थोड़ी सेम टू सेम वहाँ पर थोड़ी उतारते हो क्या एग्जाम के अंदर की जो नोट्स होते हैं सेम टू सेम कॉपी करते हो, कॉपी का तो काम ही नहीं है आजकल, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉपी करने का तो काम ही नहीं है भाई, अगर लागू हो गई तो, ठीक है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट जो किए हैं आज हमने, पहले वैज्ञानिकों ने किए थे, आज हमने कर लिए। उनमें अगर कोई समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हो तो कमेंट करो, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वापस समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वैसे देखो आपको भी पता है कि बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट है, तो पूरा समझाना में वैसे टाइम लगता है, लेकिन फिर भी, और हो सके तो आप कोशिश करना कि अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार इसको रिवाइज कर देना, थोड़ा सा क्लास को पीछे लेकर वापस समझ लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। बातें करोगे तो नहीं आएगा समझ में, बातें तो बिल्कुल करनी नहीं है, आप भी डिस्टर्ब होते हो, दूसरों को डिस्टर्ब करते हो, और फालतू की बकवास नहीं करेगा कोई भी बच्चा यहाँ पर,
क्लास के अंदर। मैंने देखे थे पिछली बार भी कमेंट, तो कुछ बच्चे कुछ क्या वो है जो समझ गए होंगे, लेकिन फालतू की बातें करते रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए क्लासों के साथ में। तो आपको कंटिन्यू बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से फटाफट से आपकी क्लासें और फटाफट से ये चैप्टर खत्म हो जाए, जो बच्चों की परेशानी है वो दूर हो जाए। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू क्लासें देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लासों का रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दोगे, नहीं पढ़ोगे ध्यान से, ठीक है, तो फिर मुझे भी लगेगा कि यार बच्चों को कोई मजा नहीं आ रहा पढ़ने के अंदर, और ना ही ये पढ़ना चाह रहे, तो फिर हम अपना टाइम भी क्यों लगाएं इनके अंदर। ठीक है ना, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ये क्लासेस जरूर पहुंचाइए। आपको भी, आपका भी भला हो जाएगा, इसके साथ साथ बेचारों की उनकी भी पढ़ाई हो जाएगी, है ना। तो उनको शेयर कर दीजिए, उनको बताइए कि हाँ ये यूट्यूब पे ये हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है। 5 चैप्टर हो गए अपने, 6 चैप्टर ये चल रहा है। नेक्स्ट आगे जो भी चैप्टर होंगे वो फटाफट कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम से पहले हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा लाइक जरूर करना है। जितने बच्चे आते हैं लाइक कर दिया करो भाई, लाइक नहीं करो मतलब आके देख के चले जाते हो, है ना। तो अच्छा लगना चाहिए ना कि भाई हाँ कुछ फायदा मिल रहा है। और अच्छे से कमेंट जरूर करने हैं। अगर अच्छी लग रही है क्लासें तो भाई बोलो आपको, अगर अच्छी लग रही है तो। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही तक। नेक्स्ट जब भी मैं क्लास लूँगी कोशिश करूँगी कि कल ही आपकी क्लास लूँ, जल्दी से हो जाए आपकी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यही तक। थैंक यू सो मच।